हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और परीक्षा दृष्टिकोण के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा आप सभी से लाइव चर्चा हुई और आप सभी के रिक्वेस्ट आए, तो आप सब जानते हैं कि आप बात कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं छात्रावास अधीक्षक परीक्षा के लिए। और छात्रावास अधीक्षक का मूल काम होता है कि छात्र छात्राओं का देखभाल करना, देख रेख करना, और ऐसी स्थिति में आपको उनसे संबंधित जो सबसे बड़ा एक्ट है, अर्थात जो एक्ट है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण करने का एक्ट है, अर्थात जो पॉक्सो एक्ट है, इसका फुल फॉर्म होता है प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। इस एक्ट के लिए जानकारी होना एक अधीक्षक को बहुत आवश्यक है। और ऐसा उम्मीद है इस एक्ट के ऊपर से आपको एक या दो सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। सवालों से इतर भी आपके जानना जरूरी है कि क्या होता है पॉक्सो एक्ट, क्या उसके प्रावधान हैं, क्या क्या उसमें चीज़ें होती हैं। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो के बाद यानी आज आप ये वीडियो देखिए, कल इस एक्ट से संबंधित एमसीक्यूज हम करेंगे, तो पूरा अंत तक नोट्स बनाते हुए देखिएगा। और उसके बाद में ये पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा अपने ग्रुप पे टेलीग्राम। पॉक्सो एक्ट 2012 नाम से स्पष्ट है कि पॉक्सो एक्ट कब लागू हुआ था, वर्ष 2012 में 14 नवंबर। आप सब जानते हैं कि 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, तो 14 नवंबर 2012 से ये पॉक्सो एक्ट लागू हुआ। और यह एक्ट बालक और बालिकाओं के साथ जो लैंगिक शोषण होते हैं, जो सेक्सुअल उनके साथ ऑफेंस होते हैं, उनके लिए, उनसे रोकने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए और उसके लिए जो दंडात्मक कार्रवाई है इस एक्ट के द्वारा की जाती है। ये एक्ट आपको अच्छा लगेगा जान के कि किसी भी रूप से लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है, अर्थात बालक और बालिका दोनों के लिए समान रूप से दोष आरोपित करता है, समान रूप से उनकी सुरक्षा करता है, समान रूप से सारे प्रावधान होते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा आता है कि बालक, मैं बार बार बालक आ रहा है इसमें, यहाँ देखिए बालिका भी इसमें इंक्लूडेड है। तो ये बालक कौन है? तो ये हैं 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे। जो भी बच्चे 18 वर्ष से कम उम्र के हैं, इस प्रावधान के अंतर्गत बालक या बालिका के रूप में क्या किए गए हैं, परिभाषित किए गए हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, पहला पॉइंट आपके लिए कि पॉक्सो एक्ट 2012 में पहला आपके लिए एमसीक्यू बन सकता है कि कहाँ से लागू हुआ। दूसरा प्रश्न बन सकता है कि इसमें बालक कौन है, 14 वर्ष से नीचे के बालक हैं, 16 वर्ष से नीचे के हैं कि 18 वर्ष से नीचे के हैं। तो पॉक्सो एक्ट में ये ध्यान रखिएगा कि 18 वर्ष से नीचे के जो भी बच्चे हैं वो सब किस में आएंगे, बालक की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद अगला चलते हैं, अगले स्लाइड में चलते हैं। तो ये देखते हैं कि इस कानून के अंतर्गत क्या क्या चीजें अपराध हैं, किन किन चीजों को अपराध के अंतर्गत लिया गया है। तो यहां से क्वेश्चन ऐसा बन सकता है दोस्तों कि यहां से आपके लिए स्टेटमेंट के क्वेश्चन देगा कि निम्न में से कौन से पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अपराध हैं या कौन से पॉक्सो एक्ट के अंतर अपराध में सम्मिलित नहीं है या कौन सा भिन्न है, इसे पहचानिए। तो इस तरीके से इस एक्ट के अंतर्गत जो बच्चों से संबंधित अपराध हैं वो याद ध्यान रखिए कि पहले सीधा सीधा बच्चों के प्रति यौन हिंसा, जो सेक्सुअल ऑफेंस है, सेक्सुअल क्राइम जो बच्चों के खिलाफ कर रहे हैं, यौन हिंसा कर रहे हैं, वो इसके अंतर्गत पहला पॉइंट है। दूसरा, पहले यौन हिंसा करना, मतलब क्राइम किस लेवल पे हो, हिंसा के लेवल पे हो। और दूसरा, या तो बच्चों का यौन शोषण करना, आप हिंसा नहीं कर रहे हैं उनका लेकिन यौन शोषण कर रहे हैं या करवा रहे हैं, दोनों ही स्थिति में इस एक्ट के अंतर्गत आप दोषी होंगे। या आप स्वयं करते हैं या आप करवा रहे हैं, दोनों ही दोषी कहलाएगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, यौन शोषण सिर्फ करना नहीं, यौन शोषण का प्रयास भी करना, आपने प्रयास भी किया है तो भी आप इस एक्ट के अंतर्गत दोषी कहलाएंगे। और इसके अतिरिक्त आपने किसी अश्लील साहित्य के लिए, किसी एडल्ट मैगजीन या जो भी प्रकार के अश्लील साहित्य के लिए बच्चों का उपयोग किया है या बच्चों से उपयोग काम कराया है या उनका उपयोग किया है, तो भी यह पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत कैसा होगा, दोष सिद्ध के लिए कारण होगा। इसके बाद अगला और अंत में जो कारण है कि किसी प्रकार से भी बच्चों की प्राइवेसी का हनन करना, बच्चों की निजता का, बच्चों की प्राइवेसी का हनन करना किसी भी तरीके से, यह पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत एक दोष है। तो याद रखिएगा कौन कौन सी चीजें अपराध हैं, फिर से हम रिवाइज कर रहे हैं। पहले तो यौन हिंसा, पहले तो सीधा हिंसा। दूसरा चीज शोषण, दूसरा शोषण। तीसरा, प्रयास भी उसका कर रहे हो, वो भी एक ऑफेंस है। तीसरा, अश्लील साहित्य के लिए उपयोग, मतलब जो भी आपकी एडल्ट्री मैगजीन्स हैं या कोई भी साहित्य है, वीडियो हो चाहे फोटो हो चाहे मैगजीन हो, किसी भी माध्यम से उनका उपयोग कर रहे हो बच्चों का, तो वो भी क्या है, पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत एक क्राइम है। और किसी भी प्रकार से बच्चों की प्राइवेसी का हनन करना, ये भी है पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत क्राइम। ये 5 चीजें आप याद रखिएगा, 5 पॉइंट्स याद रखिएगा, ये सभी क्या है, पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत क्राइम है। इसके बाद चलते हैं अगले में कि अब इसमें और क्या क्या होता है, पॉक्सो एक्ट में अंतर्गत क्या क्या है। तो पॉक्सो एक्ट में याद रखिएगा कि ये जो अपराध जो हैं, ये अपराध तो
ओके, ये अपराध तो करने वाले दोषी हैं, पर इस अपराध के अलावा ये और ज्यादा घिनौना हो जाता है, और ज्यादा कठिन हो जाता है या कठोर हो जाता है ये कानून, जब आप ये जो उपरोक्त अपराध जो अभी तक हमने कहे हैं वो अपराध अगर निम्न में से कोई व्यक्ति करे, जब वो व्यक्ति बच्चों का संरक्षक हो, देखभाल करने वाला व्यक्ति हो, शैक्षणिक और शैक्षिक संस्था से कोई व्यक्ति हो, लोक सेवक हो या पुलिस हो, मतलब जो वो छात्र, वो लोग, वो व्यक्ति जो सुरक्षा के लिए जिम्मे हैं, जो देखरेख के लिए बने हुए हैं, जो उनके जिनके मतलब कि जिनके दायित्व में, जिनकी जिम्मेदारियों में बच्चों को छोड़ा गया है, अगर वो इस प्रकार का अपराध करते हैं तो यह भी और अधिक गंभीरता की श्रेणी में आ जाता है। अक्षम्य नहीं है अगर लोक सेवक या पुलिस या शिक्षक या देखभाल करने वाला व्यक्ति या बच्चों का संरक्षक, चाहे उसमें माता पिता अभिभावक जो भी हो, अगर कोई भी वो कृत्य करता है तो ये सभी पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत दोषी सिद्ध होंगे, दोष होगा इस पे। इसके बाद इस एक्ट का सबसे बड़ा और एक अच्छा पॉइंट है कि घटना को छुपाना भी इस एक्ट में अपराध की श्रेणी में आता है। अगर मान लीजिए आपको पता है कि किसी बच्चे के साथ यौन हिंसा हुई है और उसे इस फलाना फलाना व्यक्ति ने किया है या करवाया है और आप उसके बारे में जान के चुप रहते हैं, तो ये ध्यान दीजिए कि आप भी अपराधी की श्रेणी में आएंगे। अगर ये बात लीक हुई या ये बात लोगों में आई कि आपने जानते हुए चीजों को छुपाया है, तो आप भी अपराध की श्रेणी में, अपराधी की श्रेणी में आएंगे। पॉक्सो एक्ट में ये बहुत ही कड़ा प्रावधान है। इसके बाद देखते हैं पॉक्सो एक्ट में कि क्या होता है, दंड क्या मिलता है पॉक्सो एक्ट में। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें दंड में आजीवन कारावास तक है दंड का प्रावधान। उस मैटर को देखते हुए, उस प्रकृति को देखते हुए, दोष की प्रकृति को देखते हुए कठोर प्रावधान में आजीवन कारावास तक व्यक्ति को क्या होगा, मिलेगा। इसके अतिरिक्त अगर कोई व्यक्ति छुपा रहा है और सूचना नहीं दे रहा है, मान लिया आपने छुपा लिया और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो आपको ऐसे व्यक्ति को 6 माह से 1 वर्ष तक की कैद होगी। और अगर यही अपराध छुपाने, सूचना देने वाला और नहीं जो अपराध है ये उनके द्वारा हो जो सुरक्षा और देखरेख में लगे हैं, अगर वो छुपा रहे हैं या वो दोष सिद्ध हो रहे हैं, तो उनको 10 वर्ष तक के कारावास से 10 वर्ष तक का जेल हो सकता है। इसके बाद अगर इस रिपोर्ट में मान लीजिए किसी ने रिपोर्ट दिया बच्चे के लैंगिक शोषण का, यौन शोषण का या किसी भी प्रकार के उसके शोषण का रिपोर्ट करने के लिए वो व्यक्ति आगे आता है और उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है या अभिलेखित नहीं की जाती है, तो इस अधिनियम के धारा 19 और 20 के अंतर्गत इसे 6 माह तक का जेल होगा। जो व्यक्ति ने यह नहीं लिखा है सॉरी, उसे 6 माह तक क्या होगा, जेल होगा। दंड की प्रक्रिया में अब तीसरा पॉइंट देखते हैं कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने इस एक्ट के अंतर्गत किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ झूठी शिकायत करते हैं, तो इसी स्थिति में 6 माह का कारावास या फिर जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है। तो इससे याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा कि अपमानित करने के लिए झूठी शिकायत करने पर पॉक्सो एक्ट में क्या प्रावधान है कि ऐसे में 6 माह का कारावास या जुर्माना या दोनों होगा। लेकिन यह ध्यान दीजिएगा कि जो ये अपमानित झूठी शिकायत वाली स्थिति है वो किसी बालक पे लागू नहीं होगी, यानी कोई बच्चा अगर झूठी शिकायत कर रहा है तो यह उस पे सजा या कारावास वाला प्रावधान लागू नहीं होगा। कोई अन्य व्यक्ति या किसी व्यक्ति पे बोल रहा है कि इसने किसी अमुक व्यक्ति का यौन शोषण किया है या अमुक बच्चे के साथ गलत कृत्य किया है, तो और वो खबर झूठी निकलती है, तो ऐसे जो लिखित या जो भी शिकायत करने वाले हैं उनको 6 माह का कारावास अथवा जुर्माना दोनों हो सकता है, लेकिन ये किसी बालक पर लागू नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद चलते हैं आगे कि इस प्रकार की घटना को रोक कैसे सकते हैं कि पॉक्सो एक्ट में या इस बारे में बाल अधिकार संरक्षण आयोग आपको क्या कहता है। तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग यह कहता है कि आप अपने बच्चे को गुड टच और बैड टच के बारे में जरूर बताएं, कि आप अपने बच्चों को ये बताएं, जिनके बच्चे हैं और जिनके नहीं भी हैं या जिनके परिवार में हैं, तो उन सभी बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में जरूर बताएं कि कौन कौन से जगहों पे टच, मतलब आपका शरीर है, आपकी बॉडी है, तो उस बॉडी के किन किन स्थानों पर किस किस प्रकार से टच करना गुड टच कहलाता है, और आप ही की बॉडी पे कौन कौन जगहों पर टच करना, किस किस जगह पे किसी व्यक्ति के बारे में द्वारा टच करना बैड टच कहलाता है, ये उसे बताएं। आपको बताऊंगा कि बताने में खुशी होगी कि YouTube में ऐसे बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस अवेलेबल हैं जो बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं। अभी शिक्षकों की भी जो ट्रेनिंग हो रही है उसमें भी बच्चों को गुड टच और बैड टच सिखाने के लिए उनको भी ट्रेनिंग दिया गया है कि बच्चों को बताइए कि किस प्रकार से गुड टच और बैड टच क्या होता है। एक अधीक्षक को भी ये ट्रेनिंग दी जाती है कि बच्चों को वो बताए कि गुड टच और बैड टच क्या होता है। तो आपको ये बताना है कि बच्चे को गुड टच और बैड टच क्या हो रहा है, और अगर बैड टच कोई कर रहा है तो ऐसी स्थिति में 3 चीजें निर्मित होती हैं दोस्तों। ऐसी स्थिति में सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले उस व्यक्ति को मना करना है जोर से चिल्लाकर।
जोर से चिल्लाकर उस व्यक्ति को मना करना है, ताकि आप भीड़ भरे किसी जगह पे हैं तो आसपास के लोग उसे सुन लें, तो जोर से चिल्लाकर मना करना है। से नो, जोर से कहना है आपको, नहीं कहना है जोर से, चिल्लाकर मना करना है। चिल्ला के मना करने के बाद आपको उस व्यक्ति से, जो व्यक्ति जहां पर है, मान लीजिए वो अकेले में आपको ले गया है या किसी जगह पे ले गया है बच्चों को, तो बच्चों को ये बताना है कि उस जगह से भाग जाओ, उस जगह से भाग जाओ, भाग जाओ, दूर हट जाओ। और उस जगह से भीड़ हटने के बाद कैसी ऐसी जगह में जाओ जहां बहुत सारे लोग हों, भीड़ हो, ऐसी जगह पे जाओ। और उसके बाद जरूर बताओ, ये तीसरा पॉइंट है, जरूर बताओ मतलब आसपास मान लो तुम कोई पुलिस वाले देख रहे हो, या कोई तुम टीचर दे रहे हो, शिक्षक देख रहे हो, या तुम कोई बड़ा देख रहे हो जिसपे तुमको विश्वास हो, तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना है, जाके जरूर बताना है, अपने माता पिता को जरूर बताना है, ऐसे व्यक्ति को तुरंत बताना है। दोस्तों होता क्या है कि पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत, बच्चों के यौन शोषण के अंतर्गत की बहुत सारी चीजें बच्चे डर के मारे किसी को बता नहीं पाते। जब आपको आश्चर्य होगा कि जो क्राइम की रिपोर्ट है वो ये कहती है कि अधिकांशतः बच्चों का यौन शोषण तो उनके घरों में भी हो जाता है। जो घरों के रिश्तेदार हैं या घरों में काम करने वाले लोग हैं, ये भी बच्चों को यौन शोषण करके इतना डरा देते हैं कि बच्चा भी, डरा सहमा बच्चा भी क्या होता है, अपने परिवार में नहीं बता पाता है। तो आपको अपने बच्चों को या हमें बच्चों को ये विश्वास दिलाना है, ये चीज कराने की, इस प्रकार की कोई घटना होगी बेटा तो कोई आपको ऊपर डांटेगा नहीं, कोई आपको मारेगा नहीं, कोई आपको चिल्लाएगा नहीं। आपको क्या करना है, आपको बस जाके बताना है। क्योंकि अगर बुरी चीज को हम शुरुआत में ही रोक लें तो वो आदत जो है आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर हम किसी इंसान की बुराई को सहते गए, सहते गए, सहते गए, तो उसकी हिम्मत बढ़ जाएगी, और ये हिम्मत कल के डेट में, आज वो छोटा अपराध करे, कल वो अपराध बड़ा करने लगेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, बच्चों को गुड टच और बैड टच की जानकारी देनी है। उसके बाद क्या करना है, ऐसी स्थिति निर्मित हो रही है तो 3 बात उन्हें समझाना है बच्चों को, मना करो, दूर जाओ, जरूर बताओ। आप सभी जो वीडियो देख रहे हैं, कृपया ये से परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू तक मत सीमित रखिएगा इस वीडियो को। अपने घर, फैमिली, परिवार में जो भी बच्चे हैं उन तक भी ये वीडियो को पहुंचाइएगा, कि अगर 10% भी बच्चे या 10% भी माँ बाप अगर इस चीज को समझ जाते हैं तो बहुत सारे बच्चे किसी प्रकार के अपराध से बच जाएंगे। और वर्तमान में जो सिनेरियो चल रहा है, वर्तमान में जो रोज न्यूज़पेपर में मैं खुद पढ़ रहा हूँ, मैं खुद व्यथित हूँ या मैं खुद परेशान हूँ कि इस तरह की चीजें क्यों हो रही हैं। इतना ज्यादा लोगों के अंदर क्या कहते हैं, हैवानियत या राक्षसपन आ चुका है कि वो छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो कृपया कृपया इस वीडियो को बच्चों तक भी पहुंचाइए, बड़ों तक पहुंचाइए, ताकि वो अपने बच्चे को सिखाएं कि गुड टच और बैड टच की जानकारी दें, ये स्थिति बताएं कि अगर ऐसा होता है तो क्या करना है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको भी किसी में भी आप लोगों को लग रहा है कि इस प्रकार कृत्य कहीं हो रहा है, तो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर दोस्तों 1098 पे जरूर आप क्या करें, संपर्क करें, 1098 पे जरूर बताएं। बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है, या बच्चों का बाल अधिकार से संरक्षण करने की जो इकाइयां हैं, जो पुलिस यूनिट्स हैं, वो जरूर बच्चों की मदद करेंगी, आप लोग की मदद करेंगी। तो कृपया इस प्रकार के मुद्दे पर आगे आइए, स्पीकअप कीजिए, बोलिए। तो ये आप सोसाइटी के लिए बहुत बड़ी चीज करेंगे, अपने बच्चों के लिए बड़ी चीज करेंगे। आज आपके बच्चे नहीं हैं, भविष्य में तो होंगे, और भविष्य में डेफिनेटली ये समस्या और बढ़ने वाली है, मुझे ऐसा फील होता है। तो समाज को अच्छा करने के लिए ऐसे जो जिनके मन में ऐसी बातें हैं, इस प्रकार की चीजें हैं, उन्हें हमें दूर करना, उन्हें हटाना जरूरी है। तो कृपया स्पीकअप कीजिए इस मैटर पे। आगे चलते हैं, पढ़ाई पे वापस आते हैं। तो इसके बाद आता है कि इस प्रकार अगर पॉक्सो एक्ट के बारे में जान लीजिए, अगर कुछ होता है तो उसकी प्रक्रिया क्या है, उसको किस प्रकार से पुलिस या लोग जो हैं, उसमें क्या क्या मेन पॉइंट हैं, जो मैं मेन मुख्य मुख्य बिंदु बता रहा हूं, जो एक नागरिक रूप में भी आपको जानना चाहिए और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में भी आपको जानना चाहिए। तो यहाँ पर यह है कि सबसे पहले जरूरी है सूचना, सबसे पहले जरूरी है सूचना। तो ये सूचना आपको पुलिस को सूचना प्रदान करनी है, सूचना देनी है, और पुलिस यहाँ पे ये देखेगी सूचना प्राप्त होने के 24 घंटे के अंदर भीतर अगर बालक को देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता है, अगर उस बालक को देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता है, तो निकटतम हॉस्पिटल या बाल संरक्षण गृह जो बने होते हैं, वहां बच्चों को क्या करेगी, पुलिस क्या करेगी, वहां एडमिट करेगी, उससे बताएगी। और उसके साथ ही साथ सूचना में हॉस्पिटल तो ले जाएगी, बाल संरक्षण गृह भी ले जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ प्रत्येक जिले में बाल कल्याण समिति निर्मित है बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अंतर्गत। तो उस बाल कल्याण समिति को 24 घंटे के भीतर क्या करेगी, सूचित करेगी। ये पुलिस का पहला काम है कि अगर उससे कोई सूचना मिलती है तो पुलिस ये 2 चीजें करेंगी। उसके बाद आप जानते हैं कि कोई भी शिकायत आती है, उसके बाद जो पीड़ित है उसका बयान लिया जाता है, तो ये बयान मजिस्ट्रेट लेगा, और मजिस्ट्रेट जब ये बयान लेगा तो उस बयान में जो पुलिस होगी उस समय वो अपनी यूनिफॉर्म में नहीं होगी, वो सिविल ड्रेस पे होगी।
तो ये दूसरा नियम है, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा कि जब पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मजिस्ट्रेट बयान ले रहा है, अभिलेखित कर रहा है उसे कथन को, तो यह कथन रिकॉर्ड करते समय पुलिस कैसे में होगी, सभी लोग जो होंगे वो कैसे होंगे, सिविल ड्रेस में होंगे। और ऐसे कार्य के समय बच्चे के माता अथवा पिता या बच्चे को किसी रिश्तेदार पे या किसी व्यक्ति पे जिस पे उसे बच्चे को विश्वास हो, वह बच्चे के साथ हो सकते हैं या वो समय वो बच्चे के साथ रहेंगे। इसके बाद आगे ये है, ये दो चीजें आपको समझ गई कि सूचना होने के बाद क्या करना है, कि सूचना मिलने के बाद पुलिस क्या करेगी, देखरेख और संरक्षण की अगर आवश्यकता है तो तत्काल उसे बाल संरक्षण गृह या निकटतम अस्पताल में एडमिट कराएगी या उसे भर्ती कराएगी, और साथ ही साथ बाल कल्याण समिति को क्या करेगी, सूचना देगी। इसके बाद यह होगी कि उसके बाद चिकित्सा जांच। अगर इस प्रक्रिया में, इस पूरे प्रक्रिया में यह लगता है कि चिकित्सा जांच की आवश्यकता है, तो यहाँ पे पीड़ित की चिकित्सा जांच क्या है, अनिवार्य की जानी है। और अगर वो बालिका है, अगर पीड़ित जो है वो बालिका है, तो यह चिकित्सा जांच 100% महिला चिकित्सक के द्वारा ही होगी, ये याद रखिएगा। और जब ये जांच होगी तो सेम इस समय भी माता पिता या अन्य जिस पर उस बालक को विश्वास होगा, पीड़ित को विश्वास होगा, वह क्या करेगा, उसके साथ वो रहेगा। इसके बाद जांच हो गई, अब प्रक्रिया कहाँ चल देती है, अब न्यायालय में आ जाते हैं। न्यायालय में जो ये सुनवाई है दोस्तों, ये सुनवाई याद रखिएगा कि ये सुनवाई हमेशा कहाँ होगी, बंद कमरे में होगी। और इस सुनवाई के दौरान मीडिया, सोशल मीडिया या किसी भी में इस प्रकार से पहचान प्रकट नहीं की जाएगी जिसमें बच्चे के नाम, पता, फोटो या उसके परिवार के लोगों की जानकारी किसी भी माध्यम से प्रकट नहीं की जाएगी। ये इस पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत लिखा गया है या इसके अंतर्गत है। और इस प्रकार में न्यायालय की जब प्रक्रिया चलेगी, जब ये जिरह चलेगी, जब ये कोर्ट की कार्रवाई चलेगी, तो माता पिता चाहे तो अपना कोई काउंसलर, विधि काउंसलर जो उनकी हेल्प करे उसे ले सकते हैं। अगर वो सक्षम नहीं है तो विधि काउंसलर की सुविधा शासन द्वारा दिया जाएगा। अगर माता पिता सक्षम है, उनका कोई वकील है या विधि काउंसलर है, तो उसकी हेल्प लेंगे, और नहीं है तो शासन इस एक्ट के अंतर्गत निःशुल्क रूप से परिवार को क्या कराएगा, एक विधि काउंसलर क्या होगा, उपलब्ध कराएगा। तो ये पूरा प्रक्रिया आप जान गए हैं। इसके बाद आगे देखिए, इसमें कुछ विशेष है कि इस अधिनियम के अंतर्गत इस एक्ट को लागू करने की शक्ति किसे दी गई है। तो इस अधिनियम के क्रियान्वयन का दायित्व है धारा 44 के अंतर्गत। याद रखेगा कि इस अधिनियम के अंतर्गत जो है दायित्व जो है वो बाल अधिकार संरक्षण आयोग को दिया गया है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग को इस अधिनियम को क्रियान्वित करने की संपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। और जो शक्ति इस आयोग को देती है वो कौन सा अधिनियम देता है, वह बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005। तो इस प्रश्न यहाँ से आ सकता है कि यहाँ से प्रश्न बनेंगे किस धारा के अंतर्गत बाल अधिकार संरक्षण आयोग को अधिनियम पॉक्सो एक्ट के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी है। दूसरा सवाल बन सकता है, पॉक्सो एक्ट जो है वो 2012 में लागू हुआ है और जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम है 2005 में लागू हुआ है। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, 2005 में बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम लागू हुआ है और पॉक्सो एक्ट अधिनियम जो है वो 2012 में लागू हुआ है। ये दोनों को कंफ्यूज मत होइएगा। इसके साथ देखिए और महत्वपूर्ण बिंदु जो 2-4 हैं वो मैं बता देता हूँ कि इसकी शिकायत किसी भी माध्यम से, चाहे वो तार हो, तार तो आजकल कोई भेजता नहीं है, चाहे ईमेल है, चाहे पोस्ट है, चाहे लिखित है, किसी भी माध्यम से पुलिस तक सूचना पहुंचनी चाहिए। पहुंच गई सूचना तो पुलिस इसमें कार्रवाई क्या कर देगी, प्रारंभ कर देगी। इसके साथ ही साथ जैसा आपको पहले भी बताया था कि इस पूरे केस के दौरान कोई भी परिवार से किसी भी परिवार के लिए कोई फीस नहीं ली जाएगी, पूर्णतः निःशुल्क रहेगा। और चाहे तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है वह इस किसी भी मैटर पे स्वतः संज्ञान ले सकता है, मतलब जरूरी नहीं उसे कोई लिखित शिकायत करे। जैसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी किसी मैटर पे स्वतः संज्ञान ले सकती है, उसी प्रकार आयोग भी किसी मैटर पे स्वतः संज्ञान ले सकता है, लेकिन उसकी एक सीमा है। उसकी सीमा यह है कि आयोग ऐसे किसी मैटर पे स्वतः संज्ञान नहीं ले सकता अगर वह मैटर 1 वर्ष से अधिक पुराना होगा, या वह ऐसा शिकायत इस रूप से की गई होगी कि वह अस्पष्ट हो, गुमनाम हो या झूठे नाम से हो। तो इस मैटर पे आयोग स्वतः संज्ञान नहीं ले सकता है। बाकी इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी मैटर पे आयोग जो है स्वतः संज्ञान ले सकता है। तो ये दोस्तों, ये था पूरा पॉक्सो अधिनियम के बारे में जानकारी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को जानकारी अच्छी लगी होगी। काफ़ी मेहनत से मैंने इसे बनाया है, आप लोग को एक्सप्लेन किया है। तो कृपया अपने परिवार, अपनी फैमिली, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। एग्ज़ाम तक सीमित मत रखिए इसे। ये एक ऐसा नॉलेज है जो सबके पास होना चाहिए, विशेष रूप से जो किसी भी बच्चे के माता पिता हैं उन तक ये बात पहुँचनी चाहिए कि क्या क्या अधिकार, क्या क्या सहूलियतें और क्या क्या चीज़ें कानून ने उन्हें प्रोवाइड किया है और बच्चों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, ये सभी इसमें बातें हैं। तो कृपया सब तक शेयर कीजिएगा। लाइक और शेयर
ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा मेरे चैनल को और कमेंट में बताइएगा आपको ये कैसा लगा है। आपके कमेंट पढ़ के मुझे बहुत खुशी होती, कृपया कमेंट में बताइएगा। और तब तक आप सभी पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। परीक्षा दृष्टिकोण की टीम की तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट है अपने आगामी परीक्षाओं के लिए। तब तक धन्यवाद और गुड नाइट।